Hi friends, I am Anil Agarwal and today in my formula and fact series I am taking the topic of standing waves. Stationary waves में आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ, formula and fact series पढ़ा रहा हूँ अपनी बुक Concepts of Competition Physics से। स्टेशनरी वेव्स के लिए जरूरी ये है कि दो वेव्स हों, उनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम हो, फिर वो सेम स्ट्रेट लाइन में भी जा रही हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। एक अगर रे यहाँ से आ रही हो तो एक टकराने के बाद यहाँ से आ रही हो, इनकी स्पीड भी सेम हो, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड सरफेस। तो मैं सीधे रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन ये दे रहा हूँ आपको, 2a sin kx, x के साथ साइन वाला टर्म आ रहा है। x डिसाइड करता है, x का जो कोएफिशिएंट है वो डिसाइड करता है कि रिजिड वाली वेव की इक्वेशन है कि फ्री सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव ऑब्टेन हुई है उसकी इक्वेशन। अगर ये साइन के एक्स है ना तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा जैसे साइन का बनता है। ये जो पूरा टर्म है ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड जो स्टेशनरी वेव में वेरियस पार्टिकल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। जो अलग अलग एक्स पे पार्टिकल्स हैं उनका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग है। एक्स इज इक्वल टू 0 पे यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बाउंड्री पे एक्स इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड है 0, तो ये पार्टिकल परमानेंटली फिक्स्ड है। तो साइन के एक्स देख के हम बता सकते हैं कि भाई ये रिजिड सरफेस से ऑब्टेन्ड स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। आपको जो भी इक्वेशन दी गई हो आप उसमें एक्स को 0 डाल दो, अगर पूरा आंसर 0 आ जाए, जैसे एम्पलीट्यूड 0 आ जाए, एम्पलीट्यूड 0 आ जाए, इसका मतलब ये रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है। आप इक्वेशन में एक्स को 0 डाल दो और पूरा ही आंसर ही 0 आ जाएगा। अगर ये 0 आ गया तो ये रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्शन के जस्ट बाद यहाँ पे नोड बनता है। ये पार्टिकल परमानेंटली फिक्स्ड है, अपनी जगह से हिल नहीं सकता, इसका एम्पलीट्यूड 0 है। जिन दो प्रोग्रेसिव वेव से मिलके बनी है उनकी इक्वेशन उल्टा ये पूछते हैं आपको, ये दे देते हैं और ये मांगते हैं। इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है जो यहाँ से जा रही है, ये इंसिडेंट वेव गई थी, ये रिफ्लेक्टेड वेव लौट के आ रही है। इसमें तो डायरेक्शन पलट गई तो माइनस की जगह प्लस हो गया, और रिजिड सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो 180 डिग्री का फेज चेंज हो जाता है, इसलिए प्लस पाई और लिख दिया हमने। तो सॉल्व करके आ गया माइनस a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। कंप्रेशन रिटर्न्स एज अ रेयर फ्रैक्शन, सो ये साइन भी चेंज हो गया जब रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करूं तो ओके, तो आपको क्वेश्चन वो ये देता है कि रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन देता है। एक तो आपको ये पहचानना है कि अगर साइन के एक्स है और इस इक्वेशन में मैं एक्स को 0 डाल रहा हूं तो y 0 हो रहा है। x इज इक्वल टू 0 है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बाउंड्री पे पार्टिकल अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता, एम्पलीट्यूड 0 है। तो ये रिजिड सरफेस वाला केस है, और रिजिड सरफेस में पाई वाला टर्म आएगा तो दोनों साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया। रिजिड तो सब माइनस कर ही देते हैं ना, रिजिड तो सारे साइन बदल देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट स्टेशनरी वेव को एक लूप से करते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण हमें वेव दोनों तरफ आती जाती दिखती है, इसलिए हम लूप से रिप्रेजेंट करते हैं। पर ये स्टेशनरी वेव ऐसी होती नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। क्या फ्री सरफेस से देखते हैं, ये अगर इक्वेशन ऐसी दी हो, आप इसमें x को 0 डालेंगे अगर, तो ये वाला पूरा टर्म 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा। अगर x को 0 डाल दिया ना तो cos की x वाला 1 हो जाएगा। तो ये yf से मतलब फ्री सरफेस से, और ये yr से मतलब रिजिड सरफेस से, ठीक है। तो अगर इसको मैंने 0 डाल दिया तो y हो जाएगी, y की इक्वेशन 2a sin ओमेगा t, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेरिएशन होने हैं वो होंगे, ठीक है। तो कभी ना कभी टाइम के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल जो है मोस्ट फ्री टू वाइब्रेट है। x इक्वल टू 0 का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेशन के लिए मोस्ट फ्री टू वाइब्रेट है, तो यहाँ एंटी नोड बनेगा। हमेशा ये पार्टिकल यहाँ रहेगा ऐसा नहीं है, पर कभी वो यहाँ आएगा। क्योंकि ये मोस्ट फ्री टू वाइब्रेट है, इसको हम एंटी नोड को इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर डायग्राम वेव ऐसा दिखाते हैं। x इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड 2 है, ध्यान रखिए मीन पोजीशन के बियॉन्ड एम्पलीट्यूड 2 है। जिन प्रोग्रेसिव वेव से मिलके बनी है उनमें इंसिडेंट वेव की तो इक्वेशन वही है, और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन में आ गया प्लस 0 डिग्री। इसमें फ्री सरफेस पे तो जो जहाँ फ्री है वहां कोई रिवर्सल तो होता नहीं, फ्री है, सब फ्री है।
आप अपनी मर्जी से आओ जाओ, हम कोई कुछ माइनस माइनस नहीं करेंगे। खैर, तो इसमें ध्यान दीजिए कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो 2a है, जहां जो प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड अभी भी a है, एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड 2a है, स्टेशनरी वेव है, और प्रोग्रेसिव वेव का जिससे मिलके बनी है ये, एक जाने वाली और एक आने वाली, उनके एम्पलीट्यूड a ही है। x इज इक्वल टू 0 पे एंटी नोड बन रहा है, तो ये फ्री सरफेस से रिफ्लेक्शन वाली वेव है। जो फ्री सरफेस है उसको वो उसमें कॉज वाला टर्म आता है x में, ये x का जो कोएफिशिएंट है वो देखते हैं, और ये कभी इसको पीछे लिख देते हैं, x के साथ जो है वो डिसाइड करता है। x को 0 डाल के आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। अगर y कुछ बच रहा है मतलब फ्री सरफेस है, और अगर x इज इक्वल टू 0 डालने पे सब कुछ 0 हो गया तो फिर रिजिड सरफेस है। अब अगर इक्वेशन दी गई हो तो मुझसे पूछता है कि वेवलेंथ बताओ, तो ये इक्वेशन दे देता है। तो जो x का कोएफिशिएंट है k, वो है 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा है 2 पाई बाय x। तो वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव या वेवलेंथ ऑफ कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव निकालने का ये तरीका है, 2 पाई अपॉन k, 2 पाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ये जो टाइम का कोएफिशिएंट है ओमेगा है, ओमेगा होता है 2 पाई n, n है ओमेगा बाय 2 पाई, यानी n है कोएफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन 2 पाई। इन्हें हम स्टेशनरी वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और इन्हें कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव की फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। जहां तक वेलोसिटी की बात है, तो जो कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव है इसकी वेलोसिटी तो ओमेगा बाय k है, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाय k होती है, पर स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी होती है 0। स्टेशनरी वेव में एक नोड, ये दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में एनर्जी ट्रैप हो जाती है। ये नोड है चट्टान की तरह अड़े गए, एनर्जी ट्रैप हो जाती है, ना यहाँ जा सकती है ना यहाँ जा सकती है, तो एनर्जी ट्रैवल नहीं करती, डिस्टर्बेंस ट्रैवल नहीं करता, इसलिए डिस्टर्बेंस चलने की वेलोसिटी, स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी 0 बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी भी वही बोलते हैं, वेवलेंथ भी वही बोलते हैं, पर वेलोसिटी 0 बोलते हैं। यहाँ दो नोड्स के बीच में एनर्जी ट्रैप हो जाती है, वो पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में ऑसिलेट होती रहती है, कंजर्व रहती है अगर मीडियम डिसिपेटिव ना हो, पर वो ट्रैवल नहीं करती है, ना एनर्जी ट्रैवल करता है, ना मोमेंटम ट्रैवल करता है, ना कोई पार्टिकल खुद ट्रैवल करता है। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इनके। The distance between consecutive crests and consecutive troughs, ये तो प्रोग्रेसिव वेव की बात हो गई, इज इक्वल टू लैम्डा। ये जो पूरी एक दूरी है ये डिस्टेंस है लैम्डा। प्रोग्रेसिव वेव में दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। स्टेशनरी वेव में लेंथ ऑफ वन लूप, यहाँ लूप्स की बात करते हैं, ये एक लूप है और ये दूसरा लूप है। एक पूरी वेवलेंथ में दो लूप बन रहे हैं, तो एक वन लूप की जो लेंथ है वो लैम्डा बाय 2 है, क्योंकि ये पूरा लैम्डा है तो ये लैम्डा बाय 2 है। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। इसको मैं 0.5 लूप बोलना ज्यादा पसंद करूंगा लैम्डा बाय 4 के बजाय। दिस इज वन लूप एंड दिस इज हाफ लूप। नोड और एंटी नोड के बीच में आधा लूप बन रहा है। एट एंटी नोड जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है वो होती है ए ओमेगा। अब ओमेगा तो यह सब पार्टिकल्स का सेम होता है, ओमेगा तो सभी पार्टिकल्स का सेम होता है। नोड के पार्टिकल की स्पेसिफिकली अलग से बात न करें, वहां पे भी हमको तो वैसे ओमेगा सेम ही बोलना है। ओमेगा पूरी वेव का सेम होता है, एम्पलीट्यूड पर सब जगह का अलग अलग होता है। जो पार्टिकल नोड के ज्यादा पास होते हैं उनका एम्पलीट्यूड कम होता है, और जो नोड से ज्यादा दूर होते हैं वो ज्यादा फ्री होते हैं, उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। खैर एंटी नोड के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम। और ए जिस भी फॉर्मूलों में ए आता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम फोर्स, ये सारी चीजें एंटी नोड के पार्टिकल के लिए मैक्सिमम रहती है। काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो बाकी पार्टिकलों की तुलना में एंटी नोड के पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो एंटी नोड पे सब कुछ ज्यादा होता है, नोड पे प्रेशर वेरिएशन ज्यादा होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, स्ट्रेन ज्यादा होता है। डिस्प्लेसमेंट नोड इज प्रेशर एंटी नोड। एस वेव और पी वेव में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। जो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपनी जगह से, जो पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिल रहा ना, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए नोड है वहां प्रेशर वेरिएशन सबसे ज्यादा है, उसे प्रेशर का एंटी नोड कहते हैं। जहां जो ज्यादा है वो उसका एंटी नोड है। कहता है दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल है ना, इन दो नोड्स के बीच में इनमें फेज डिफरेंस 0 डिग्री है।
या तो सब एक साथ अपने 30 डिग्री पे आएंगे, या सब एक साथ अपने 60 डिग्री पे आएंगे, या सब एक साथ अपने 90 डिग्री पे आएंगे, या सब एक साथ वापस अपने 180 डिग्री पे आ जाएंगे। तो ऑन टू साइड्स ऑफ अ नोड, एक नोड के आजू बाजू के जो पार्टिकल है ना वो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे। यदि इसका 30 डिग्री है ना तो इसका 210 डिग्री होगा, 180 डिग्री आगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज रिवर्स आफ्टर ईच हाफ साइकिल। आधी साइकिल तक, ये पूरे एक ऑसिलेशन में टाइम पीरियड टी है, तो आधी साइकिल तक अगर यहां से बिगिन करें तो आधी साइकिल तक उसका पार्टिकल ऊपर ही जा रहा है, और आधी साइकिल के बाद डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो आधी साइकिल के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रही है। All particles of the medium pass through their respective mean positions simultaneously twice in each cycle but with different velocities। ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दे। ये सारे पार्टिकल, ये दो नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल है ना, सब एक साथ अपनी मीन पोजीशन से गुजरेंगे, एक साथ साइमल्टेनियसली, क्योंकि सब एक साथ 90 डिग्री पे और सब एक साथ 180 डिग्री पे। और ये ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पास थ्रू द रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन, सबकी मीन पोजीशन तो खैर यही आती है, साइमल्टेनियसली एक साथ गुजरते हैं, और ऐसा एक साइकिल में 2 बार होता है, पर वेलोसिटी सबकी अलग अलग होती है। ये जो पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी जब यहां से गुजर रहा होगा ना सबसे ज्यादा होगी। और ये जो पार्टिकल है जो नोड के ज्यादा पास है, ये तो मैक्सिमम इतना ही ऊपर गया है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो इस पार्टिकल की जब ये मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा तो वेलोसिटी भी कम होगी। तो सब पार्टिकल जब मीन पोजीशन से गुजर रहे होते हैं सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, तभी तो एंटीनोड का पार्टिकल ज्यादा नीचे चला जाता है। Stationary wave takes the form of a straight line twice in one time period in one oscillation। सारे पार्टिकल एक साथ 90 डिग्री पे, फिर एक साथ 180 डिग्री पे, फिर एक साथ 360 डिग्री पे। तो भी सारे 180 पे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, और सारे जब 360 पे हैं तो भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। एक ऑसिलेशन में स्टेशनरी वेव टेक्स द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ट्वाइस। स्टेशनरी वेव डज नॉट टेक द फॉर्म ऑफ लूप्स, नेवर। वो तो हम कन्वेंशन के लिए बना देते हैं, और परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण हमें ऐसा दिखता भी है वायर, सोनोमीटर वायर वगैरह में, बट बेसिकली कभी सारे पार्टिकल यहाँ जाते हैं, कभी सारे यहाँ जाते हैं, यही होता रहता है। जब ये सारे वहां जा रहे होते हैं तो ये सारे यहाँ जा रहे होते हैं 180 डिग्री आगे। So stationary wave takes the form of straight line twice in one time period। और दूसरी बात है कि our ear detects pressure variation। हमारे जो कान है और जितने भी और डिटेक्टर ह्यूमंस ने बनाए हैं वो सब प्रेशर वेरिएशन को डिटेक्ट करते हैं, इसलिए जो लाउड साउंड होती है वो नोड पे सुनाई आती है। असल में जैसे हम नोड कहते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट, जब हम कुछ नहीं कहते तो हमारा मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का नोड, और जो डिस्प्लेसमेंट का नोड है वो प्रेशर का एंटी नोड है। तो प्रेशर वेरिएशन यहाँ सबसे ज्यादा है, और हमारे कान प्रेशर वेरिएशन को डिटेक्ट करते हैं। तो नोड पे यानी डिस्प्लेसमेंट नोड पे हमें लाउड साउंड, सबसे लाउड साउंड सुनाई आती है। खाली नोड मतलब डिस्प्लेसमेंट नोड, और वो प्रेशर एंटी नोड है। और एस वेव और पी वेव में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। चलिए पहले हम पढ़ रहे हैं सोनोमीटर। सोनोमीटर में स्ट्रेच स्ट्रिंग खींच लेते हैं इस वायर को, और इसमें ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करते हैं। ये सोनोमीटर का बॉक्स है, इसमें ये होल्स हैं, एयर होल्स, ताकि वॉल्यूम रिजोनेटिंग बढ़ जाए, एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। ये 2 मूवेबल ब्रिजेस हैं, इनके बीच में जो वायर है इसकी लेंथ को एल कहते हैं, क्योंकि इतने पोर्शन में स्टेशनरी वेव का लूप बनता है। इसको जब हम साइड में खींच के छोड़ देते हैं ना, जिस पॉइंट को हम साइड में खींच के छोड़ते हैं वो फिर ज्यादा वाइब्रेट कर सकता है, वो एंटी नोड है। और जो क्लैम्प पॉइंट से अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते, ये नोड है। वायर में टेंशन पैदा करने के लिए हम इस पर एक वेट टांग देते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो इन वेव्स वायर में पैदा होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला √T/μ। T यानी जो स्ट्रेचिंग फोर्स है, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, जो कि डेंसिटी इनटू एरिया होता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सेम वायर को जब आप स्ट्रेच करते हो तो भी तो ठीक है, लेंथ बढ़ जाती है, एरिया कम हो जाता है, म्यू लेंथ बढ़ जाती है, एरिया कम हो जाता है, तो म्यू कम हो जाता है। पर हम हमारे न्यूमेरिकल्स में म्यू को हमेशा कांस्टेंट ही लेते हैं। अगर वायर मोटा है, अलग वायर है, डेंसिटी अलग है तो एक अलग बात है। सेम वायर अगर है तो आपको न्यूमेरिकल्स में म्यू को कांस्टेंट लेना है। या तो वो ऑप्शन में ऐसा बोले कि वेलोसिटी स्लाइटली लेस देन या स्लाइटली मोर देन, तब तो हम सोचेंगे कि म्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, वरना आपको म्यू को कांस्टेंट ही लेना है। तो खैर वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्मूला, या टेंशन को मैं फिलहाल फोर्स लिख दे रहा हूँ, टेंशन इज अ फोर्स, और म्यू का फॉर्मूला है डेंसिटी टू एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस, और डेंसिटी ये हो गया। तो ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला है। और इस एरिया को मैं लिख देता हूँ πr², और डेंसिटी को मैंने डी की बजाय अभी रो से लिख दिया। कभी पेपर में वो कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं, तो फॉर्मूला जाएगा 1/r√f/π⍴। r को मैं रूट के बाहर ले आया। अब हम बात कर रहे हैं कि वायर में फंडामेंटल मोड क्या है।
फंडामेंटल मोड यानी वायर एक लूप में वाइब्रेट कर रहा है, तो एक लूप में तो ये तभी वाइब्रेट करेगा जब आप बस इसे साइड में खींच के ले जाएं और छोड़ दें। जब आप इसे साइड में खींच के ले जाएं और छोड़ देंगे तो ये जो पॉइंट है ये एंटी नोड बन जाएगा, और ये कोने में दो नोड बने हुए ही हैं, आप इसे मिडिल में प्लग करिए वो पॉइंट एंटी नोड बन जाएगा, और जो क्लैम्प पॉइंट्स हैं वो नोड बन जाएंगे। वायर जल्दी जल्दी यहाँ आएगा जाएगा और बस उसको हमें लूप्स के रूप में दिखेगा, इसलिए स्टेशनरी वेव को रूप से डिनोट करते हैं। हालांकि कभी सारे पार्टिकल कभी यहाँ जाते हैं, कभी सारे पार्टिकल यहाँ आते हैं, कभी सारे पार्टिकल इधर जाते हैं, ये सब होता रहता है। और क्या नाम से, तो इसमें जो एक लूप है वो जो फंडामेंटल मोड है उसमें जो टोटल एक ही लूप बन रहा है, और लेंथ ऑफ वन लूप तो λ/2 होती है, तो वायर की जो लेंथ है वो λ/2 है, तो λ/2 है, तो फ्रीक्वेंसी है v/λ, क्योंकि v का फॉर्मूला था n λ, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया v/2 है। इसे हम लोग एक्चुअली जो वायर फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है ना, इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको nf लिख देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी nf, या पहला मोड है तो n1 भी लिख देते हैं, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है n1 भी लिख देते हैं। तो दिस इज 1/2L, क्योंकि v का फॉर्मूला ये ले लिया मैंने, v का फॉर्मूला ले लिया √T/μ, तो हो गया 1/2L √T/μ। या अगर लेंथ में अंदर ले जाऊं तो ये भी फॉर्मूला बन आता है, जहां अब मास m जो है ना पूरे वायर का मास है, यहाँ मास पर यूनिट लेंथ है और ये पूरे वायर का मास है। ये फॉर्मूला हमारे ज्यादा काम का तो नहीं है, आप इसी पे फोकस करिए खाली, पर इसे वेरियस फॉर्म्स में रीअरेंज कर सकते हैं। हाँ ये भी काम का है, अगर मैं रेडियस का टर्म बाहर ले आऊं, रेडियस का टर्म बाहर ले आऊं तो 2L तो बाहर है, 1/2L r √T/π है। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर रेडियस वगैरह की जानकारी दी है तो ये यूज करिए, और अगर कुछ भी नहीं बोला है तो शायद म्यू को कांस्टेंट लेना है और ये ट्रीट करिए, ये फॉर्मूला यूज करिए। टेंशन और लेंथ नॉर्मली दे देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/L * √T हो गई, तो डेल्टा n/n का हो गया, l का पावर आ रहा है -1, तो -Δl/L प्लस ये पावर 1/2 है, तो बानों में लगा है ½ Δt/T, स्मॉल परसेंटेज चेंजेस के। और अगर खाली लेंथ में चेंज दिया है तो फिर टेंशन कांस्टेंट है तो ये हटा दीजिए, या खाली टेंशन में चेंज दिया लेंथ के बारे में कोई बात नहीं की तो बस ये फॉर्मूले से डिसीजन ले लीजिए। वाइब्रेटिंग दी वायर इन पी लूप्स, अगर मैं इस वायर को पी लूप में वाइब्रेट कराना चाहता हूं तो मेरे को इस वायर को ना यहाँ पे L/P पे उंगली से प्रेस कर देना चाहिए टेबल पे, तो वो जो पॉइंट जिसको मैं उंगली से प्रेस कर दूंगा ना वो पॉइंट यहाँ फिक्स हो जाएगा, तो वो अपनी जगह से नहीं हिल पाएगा, तो ये नोड हो जाएगा, तो ऐसी वेव अब चलेगी। अगर आप वायर को 4 लूप में वाइब्रेट कराना चाहते हैं तो L/4 पे उसे प्रेस कर दीजिए, और उसके भी आधे पे L/8 पे साइड में प्लग करके छोड़िए, L/P पे प्रेस करिए और L/2 पे साइड में प्लग करिए। जब आप यहाँ प्रेस करेंगे तो ये नोड बन जाएगा, और आपको इनका मिड पॉइंट एंटी नोड बनाना है ना। अगर वायर को 4 लूप्स में वाइब्रेट कराना है और वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो आप 100/4 25 पे तो उसे प्रेस कर दीजिए, और 25 के भी आधे पे 12.5 पे साइड में प्लग करके छोड़िए। अब वायर पी लूप्स में वाइब्रेट करेगा। अगर वायर पी लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है ना तो अब जो इसमें वेवलेंथ पैदा हुई है देखिए वो तो छोटी हो गई है, इसका तो बल्कि तो एम्पलीट्यूड भी कम हो गया है, वेवलेंथ छोटी हो गई, वेवलेंथ छोटी हो गई p गुना, पहले वेवलेंथ थी 2L, पहले वेवलेंथ थी 2L, अब जो वेवलेंथ है वो 2L/p। जब p 1 होता है जो मैक्सिमम वेवलेंथ इस वायर में हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं वो 2L, और फिर वेवलेंथ छोटी छोटी होती जाती है। ये पहले तो पूरे वायर में आधी वेव आ रही थी, अब ये छोटी छोटी वेव आ रही है, फ्रीक्वेंसी p टाइम्स n1 हो जाती है। n1 को हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा था, तो p लूप में फ्रीक्वेंसी n गुना हो जाती है, तो वो p/2L √T/μ हो जाती है। वेलोसिटी तो सेम रहती है क्योंकि आपने टेंशन ना तो टेंशन चेंज की है ना म्यू चेंज किया है, तो वेलोसिटी तो सेम रहती है। स्टेशनरी वेव की जो मतलब जो कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव, जो कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव है उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, और स्टेशनरी वाले की तो हम हमेशा 0 ही बोलेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, और जब फ्रीक्वेंसी इज p टाइम्स द फंडामेंटल, चाहे वो 3 टाइम्स द फंडामेंटल हो चाहे 2 टाइम्स द फंडामेंटल हो, अगर फ्रीक्वेंसी p टाइम्स द फंडामेंटल होता है तो उसे बोलते हैं pth हार्मोनिक। वायर जब p लूप में वाइब्रेट कर रहा है तो pth हार्मोनिक का केस है, उसमें फ्रीक्वेंसी n टाइम्स p टाइम्स हो चुकी है, तो वेवलेंथ p गुना कम हो चुकी है, और जो प्रोग्रेसिव वेव है उसकी वेलोसिटी सेम। अगर फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स द फंडामेंटल होगी तो ये सेकंड हार्मोनिक कहलाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स द फंडामेंटल होगी तो ये थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा। यहाँ कोई बस नाम देखना है,
ओवरटोन जब पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पर हार्मोनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी 1 टाइम्स द फंडामेंटल है तो फर्स्ट हार्मोनिक, और 10 टाइम्स द फंडामेंटल है तो 10th हार्मोनिक, 9 टाइम्स द फंडामेंटल है तो 9th हार्मोनिक। हार्मोनिक में हम दिमाग नहीं लगाते, हार्मोनिक जो है बड़ा हार्मोनियस है, इसमें कोई दिमाग नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं है। ओवरटोन पढ़ेंगे उसमें ओवर थिंकिंग है, हार्मोनिक में कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, सीधा सीधा। ऑर्गन पाइप्स पढ़ते हैं। ऑर्गन पाइप्स जो है, जो पाइप के अंदर एयर होती है, एयर कॉलम में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव होती है। एयर स्टेशनरी वेव दोनों टाइप की हो सकती है, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडिनल भी। पहले क्लोज पाइप पढ़ते हैं। एक एंड ओपन है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशन के लिए मोस्ट फ्री हैं, और यहाँ के वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल के लिए फ्री नहीं है। तो जो ओपन एंड है वहाँ तो पक्का एंटी नोड ही बनेगा, और जो क्लोज एंड है जहाँ वाइब्रेशन के लिए मॉलिक्यूल फ्री है ही नहीं, वहाँ नोड बनेगा। ये एल जो है वो लेंथ ऑफ द पाइप नहीं है, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। ओके, अब ये तो एस वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव। अगर इसी की पी वेव बनाए तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, तो यहाँ प्रेशर का नोड है, ये पी वेव है। तो इसमें जो पहली पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन है फंडामेंटल मोड, उसमें बनता है हाफ लूप। तो ये जो एल है ये है 0.5 लैम्बडा बाय 2, आधा लूप। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4L। क्लोज पाइप में जो मैक्सिमम वेवलेंथ हम जनरेट कर सकते हैं वो 4L। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v बाय लैम्बडा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v बाय 4L, यानी 1 बाय 4L। और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा p बाय रो। गामा यानी cp बाय cv वाला, और रो यानी मीडियम की डेंसिटी, p तो प्रेशर है। तो n1 है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन ये होती है, इससे कम तो नहीं हो सकता, कम से कम एक नोड और एक एंटी नोड तो होना ही चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन, तो इसलिए n1 लिख दिया। और ये गोल्डन रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन, वन मोर फुल लूप शुड बी फॉर्म इन द सेम लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, ये गोल्डन रूल है। सेकंड पॉसिबिलिटी वाइब्रेशन में देखेंगे तो कम से कम एक लूप और बनना चाहिए, सीधे एक लूप और बनेगा ना, वन मोर लूप। तो यहाँ आधा लूप था, तो यहाँ 1.5 लूप हो गया, फिर 2.5 लूप हो जाएगा, फिर 3.5 लूप हो जाएगा। यहाँ आधा लूप था, यहाँ फिर 1.5 लूप हो गया, तो L है 1.5 लैम्बडा बाय 2। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी आ गई 3 टाइम्स n1, 3v by 4L। सो v by 4L इज n1। सो 3n1 है ना, तो इसको हम बोल देते हैं थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हार्मोनी तो हार्मोनी है। फ्रीक्वेंसी अगर 3 टाइम्स फंडामेंटल है तो थर्ड हार्मोनिक। तो इसमें फर्स्ट के बाद सीधे थर्ड हार्मोनिक पैदा हुआ। हमने तो कोई कुछ मिस किया नहीं, पहले 0.5 लूप था, तो उसके बाद सीधे 1.5 लूप लिया, कुछ मिस किया नहीं, पर एक हार्मोनिक मिस हो गया। इसमें केवल ऑड हार्मोनिक पैदा होते हैं, इवन हार्मोनिक्स आर क्लोज्ड। जो इवन वाले होते हैं वो यहाँ नहीं होते हैं, क्लोज पाइप में इवन हार्मोनिक्स की एंट्री क्लोज्ड होती है। ओवरटोन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बोलते हैं ओवर। देखो, टोन मतलब फंडामेंटल, ओवरटोन मतलब ओवर द फंडामेंटल। तो सीरियल नंबर आफ्टर द फंडामेंटल, इस पूरे डिस्कशन में सीरियल नंबर का बहुत महत्व है। हम सीरियल नंबर से चलेंगे, सीरियल नंबर आफ्टर द फंडामेंटल। मतलब फंडामेंटल को आप 0 बोलिए तो फिर फंडामेंटल को 1 बोलिए, तो पहला जो ओवरटोन है उसको सीरियल नंबर 2 को 2 बोलिए। जो भी फंडामेंटल का आपका सीरियल नंबर चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद से ओवरटोन की गिनती शुरू होती है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन इज देयरफॉर ऑलवेज फर्स्ट ओवरटोन। ये प्रॉब्लम आती है ओपन पाइप क्लोज पाइप में, प्रॉब्लम आती है। जो सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन है वो हमेशा ही फर्स्ट ओवरटोन होगी। फंडामेंटल यानी n1, फंडामेंटल ने फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन। तो जो सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन इज ऑलवेज फर्स्ट ओवरटोन इवन इन ओपन पाइप्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर मैं सीरियल नंबर इसमें p की बात करूं, ये सीरियल नंबर 1 था, ये सीरियल नंबर 2 था, सेकंड पॉसिबिलिटी। अब मैं सीधे pth पॉसिबिलिटी वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं, सीरियल नंबर, सब सीरियल नंबर रखे हैं। सीरियल नंबर अगर p है तो ये p माइनस 1 ओवरटोन। ये ओवरटोन की गिनती हमेशा सीरियल नंबर से एक पीछे चलेगी। हार्मोनिक से तो काफी आगे पीछे चलती है, पर सीरियल नंबर से हमेशा केवल एक पीछे चलेगी। सीरियल नंबर अगर p है तो ये p माइनस 1 ओवरटोन है। इस समय इसमें p नोड्स और p एंटी नोड्स बन रहे हैं। देखो, फर्स्ट में एक नोड और एक एंटी नोड था, सेकंड में 1.5 लूप था, और तो ये एक एंटी नोड है और ये एक एंटी नोड है, दो एंटी नोड और ये दो नोड, इसमें p नोड और p एंटी नोड बनेंगे। और सीरियल नंबर अगर p है तो p माइनस 0.5
सीरियल नंबर P है तो P माइनस 0.5 इतने लूप्स बनेंगे। सीरियल नंबर 1 है तो 1 माइनस 0.5 इतने लूप बन रहे हैं। सीरियल नंबर 2 है तो 1.5 लूप बन रहा है। तो अगर सीरियल नंबर P है तो अगर हम थर्ड सीरियल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसमें 2.5 लूप बनेंगे। P माइनस 0.5 लूप्स और उसमें P नोड्स हैं और P एंटी नोड्स हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल्स के लिए कि अगर एक क्लोज पाइप का सवाल है तो डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज इन क्लोज पाइप इज 2n1, क्योंकि बोला ना केवल ऑड पैदा होते हैं। n1 के बाद 3n1 पैदा होगा, इसके बाद 5n1 पैदा होगा, तो इनका जो डिफरेंस है वो 2n1 है। इनका भी जो डिफरेंस है 2n1 है, जहां n1 है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर उसने बोला है क्लोज पाइप है तो उसकी दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस हमेशा 2n1 होगा, तो उसमें फंडामेंटल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्लोज पाइप के रिजल्ट वही होते हैं जो तब होते हैं जब रॉड इज क्लैम्प्ड एट वन एंड। जैसे ब्लेड को आपने एक एंड पे क्लैम्प कर दिया तो जो क्लैम्प्ड एंड है वहां तो पक्का नोड बनेगा, और जो फ्री एंड है वहां एंटी नोड बनेगा। इसको पकड़ के रखा यहाँ पर और इसको हिला रहे हैं तो ये नोड बनेगा और ये एंटी नोड बनेगा। तो एक नोड और एक एंटी नोड। तो क्लोज पाइप के सारे रिजल्ट तब भी वैलिड है जब रॉड इज क्लैम्प्ड एट वन एंड, राइट। चलिए अब बढ़ रहा है रेजोनेंस इन क्लोज्ड पाइप्स। इसमें हम लोग एक ट्यूनिंग फोक रखते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में भी वही ट्यूनिंग फोक रखते हैं और बाद में भी उसी ट्यूनिंग फोक से एयर कॉलम में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। जो वाटर कॉलम है इसकी लेंथ बाद में लोअर कर देते हैं। पहले फर्स्ट रेजोनेंस आता है, फिर सेकंड रेजोनेंस आ जाता है। जब फर्स्ट रेजोनेंस आता है तो इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन बनती है। एयर कॉलम में एक नोड और एक एंटी नोड बनता है। हमको तो एयर कॉलम की लेंथ से मतलब है। अब जो रेजोनेंस ट्यूब होती है इसके ऊपर ग्रेजुएशंस होते हैं 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। तो आप जो स्केल से लेंथ पढ़ सकते हो वो पाइप की लेंथ पढ़ सकते हो। तो L1 प्लस ये जो एंड करेक्शन है दिस इज इक्वल टू हाफ लूप। या रिफ्लेक्शन एकदम यही नहीं हो जाता, थोड़ा आगे से होता है। उस एंड करेक्शन लेते हैं। एंड करेक्शन का ये फॉर्मूला 0.6 इंटू रेडियस। ये जैसा E है वैसे ये उल्टा इसका 0.6 है। तो E और 0.6 रेडियस के टर्म्स में फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये जो एक लूप है वो L1 में नहीं बना है, L1 प्लस E में बना है। बना तो एक ही लूप है। फर्स्ट रेजोनेंस के लिए बनेगा तो एक ही लूप, सॉरी आधा लूप। पहली पॉसिबिलिटी में आधा लूप, पर वो L1 प्लस E है। आप L1 पाइप पे मेजर कर सकते हैं। तो L1 प्लस E जो है वो λ/4। अब ट्यूनिंग फोक वही है और मीडियम वही है, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम है। तो आप सेम वेवलेंथ की वेव ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो इसकी वेवलेंथ थी ना वही इसकी वेवलेंथ है। और अब सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन में हम लोग ये जो पानी है इसकी लेंथ काफी लोअर कर देते हैं। तो अब सेकेंड रेजोनेंस कहीं आता है, लाउड साउंड सुनाई आती है। इसमें 1.5 लूप बन रहा है। अब एक लूप और बनेगा ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि उतनी ही लेंथ में एक लूप और बन जाए, क्योंकि उतनी ही लेंथ में एक लूप बन जाए मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए। और यहाँ तो फ्रीक्वेंसी हमें सेम रखनी है। तो क्या हो रहा है कि एयर कॉलम की लेंथ ये है, कह देखिए 1 लूप और ये आधा लूप। तो L2 प्लस E है 1.5 लूप, यानी 3 λ/4। एक λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4। L2 प्लस E है 3 λ/4। जो L2 होता है अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स L1 होता है। क्योंकि बात दरअसल ये है कि ट्यूनिंग फोक सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, मीडियम सेम है तो वेलोसिटी सेम है, तो फिर वेवलेंथ भी सेम। और वेवलेंथ भी सेम है और एक लूप और बनाना है। तो पूरा एक लूप बनाना है तो यानी इसकी ऑलमोस्ट, ये तो आधे लूप की ये लेंथ थी, ऐसे 2 आधे लूप और चाहिए। तो टोटल लेंथ 3 गुना करनी पड़ती है हमें अप्रोक्सीमेटली। एयर कॉलम की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर डीप कभी क्वेश्चन आता है तो इतना डीप पूछते नहीं है। इस समय जो नया एयर कॉलम है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले की तुलना में 1/3 हो गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/4L टाइप कुछ होता है। तो नई की लेंथ 3 टाइम्स हो गई है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/3 हो गई। और इसका जो थर्ड हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी वापस ट्यूनिंग फोक के बराबर है। फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, वेलोसिटी सेम है। इस पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/3 है।
इस समय एयर कॉलम की लेंथ बढ़ गई है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/3 है, और ये अपने थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, तो इसकी थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी वापस ट्यूनिंग फोक के बराबर हो गई है, तो लाउड साउंड सुनाई आ जाती है। एनीवेज की मैथमेटिक्स में आते हैं, असली काम की बात तो मैथमेटिक्स ही है। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस लें, L1 की ये एक इक्वेशन है, L2 की ये एक इक्वेशन है, अगर इनकी लेंथ का डिफरेंस लें तो मुझे मालूम है इन दोनों में एक लूप का फर्क है, मैंने तो डायरेक्ट वही लिख दिया, L2 माइनस L1 है 1 लूप, क्योंकि यह 0.5 लूप था या 1.5 लूप है 1 लूप, इनको भी सब्सट्रैक्ट करता तो ई कैंसिल हो जाता, ये λ/2 बन जाता, वो मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ L2 माइनस L1 इतना मतलब लैम्बडा इतना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो n लैम्बडा होता है वो 2n डेल्टा L हो गया। वो बोल देगा या मैंने एयर की जगह हाइड्रोजन भर दी, हाइड्रोजन में साउंड की वेलोसिटी बताई है, तो ये तरीका है। आप लेंथ नाप लीजिए, फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ, सेकंड रेजोनेंस लेंथ, L2 माइनस L1 into 2 से आपको लैम्बडा मिल जाएगा, और ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी आपको पता है, वो आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी मीडियम यहाँ पर है, गैसियस मीडियम, गैस का मीडियम, उसमें आपको साउंड की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, एक ये है और एक ये है, इन्हें मैं डिवाइड कर दूं तो लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, ई निकल आएगा, और ई का आंसर है L2 माइनस 3L1/2। ये दो रिजल्ट केवल आपको याद रहने चाहिए, एक लैम्बडा का और एक ई का। L2 तो करीब 3L1 से थोड़ा सा बड़ा ही होता है, L2 3L1 से थोड़ा सा बड़ा ही होता है, और उनके डिफरेंस का जो आधा है वो एंड करेक्शन की वैल्यू है।